नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। एक पहली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने दोबारा शुरू की पूछताछ। जिन सवालों से बच रहे थे उन्हीं का देना होगा जवाब। ये आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया से एक बार फिर सीबीआई ने नए सिरे से पूछताछ शुरू कर दी है। ये पहली बार है जब गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के लिए एक लंबी सवालों की लिस्ट तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर से अब नए सिरे से पूछताछ शुरू कर दी गई है। जिन सवालों के जवाब देने से मनीष सिसोदिया बच रहे थे, अब वही सवाल एक बार फिर उनसे पूछे जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले सीबीआई के सारे आरोप बेबुनियाद। ये आपको बता दें कि शराब घोटाले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी के दिन गिरफ्तार किया था। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अब अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि उन्हें राहत मिलेगी। मनीष सिसोदिया पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। संजय सिंह ने केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि ये अडानी के मामले पर क्यों कुछ नहीं बोलते। पीएम मोदी इस मामले पर चुप क्यों हैं? देश का सब कुछ अडानी को बेच दिया। इस मामले में कोई जांच नहीं हो रही। ना तो ईडी अडानी के मामले की जांच कर रही और ना ही सीबीआई अडानी के मामले की जांच कर रही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल से बौखला गई है, जिस कारण इस तरीके के पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर, गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया। सीबीआई ने हाई कोर्ट जाने की दी सलाह। ये आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति के मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। अब मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुबह चीफ जस्टिस से मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया। सीबीआई ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए या फिर दूसरे कानूनी विकल्प अपनाने चाहिए। और ये बड़ी खबर, कर्नाटक में बीजेपी का प्रचार, आम आदमी पार्टी भी तैयार, कांग्रेस को अभी गांधी परिवार का इंतजार। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां जारी हैं। एक और जहां पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कई बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ बड़े प्रचार के लिए तैयार है। खास बात यह है कि सियासी तस्वीर से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता गायब हैं। कहा जा रहा है कि वायनाड सांसद राहुल गांधी को कर्नाटक पहुंचने में अभी और समय लग सकता है। आपको बता दें कि खबर के मुताबिक सोमवार को प्रचार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी मार्च के शुरुआत में एक बार फिर से कर्नाटक पहुंचेंगे। उस दौरान वो बेंगलुरु मैरूर कॉरिडोर की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा साथ ही 1 से 3 मार्च के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अमित शाह के साथ में विजय संकल्प यात्रा का हिस्सा बनेंगे। इधर आम आदमी पार्टी ने भी देवनगरी में 5 मार्च को केजरीवाल की रैली की तैयारी की है। आपको बता दें कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी का प्रचार अभियान जारी है। दोनों ही नेता दक्षिण और उत्तरी कर्नाटक में यात्राएं निकाल रहे हैं। संभावनाएं जताई जा रही थी कि राहुल गांधी रविवार को रायपुर महाधिवेशन के खत्म होते ही कर्नाटक पहुंच सकते हैं, लेकिन पदाधिकारियों का कहना है कि इसमें समय लग सकता है। इससे पहले कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद वो राज्य में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खबरें हैं कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते प्रचार से दूर हैं। ऐसे में संभावनाएं थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। फरवरी में उनके कुछ दौरे भी थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने कहा कि राष्ट्रीय नेताओं का दौरा जल्द ही होने के आसार नहीं है, क्योंकि पार्टी शिवकुमार और सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली प्रजाध्वनि यात्राओं पर ध्यान लगा रही है। उन्होंने बताया कि हमने राष्ट्रीय नेताओं और खासतौर से राहुल गांधी से शामिल होने का अनुरोध किया है। उनका दौरा और कार्यक्रम पर चर्चा जारी है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व आने वाले समय में राहुल गांधी की अगुवाई में प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकता है। और ये बड़ी खबर, 2024 के लिए बीजेपी का सीट फॉर्मूला अपना रही कांग्रेस पार्टी। राज्यों के लिए भी बना लिया तगड़ा प्लान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव का खाका तैयार कर लिया है। रायपुर महाधिवेशन के जरिए पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। तो वहीं पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन करा सोशल इंजीनियरिंग के जरिए समाज के बड़े तबके को साथ जोड़ने की कोशिश की है। पार्टी ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, विदेश नीति, युवा एवं रोजगार, कृषि और किसान पर प्रस्ताव पारित करा 2024 के घोषणा पत्र का खाका खींच दिया है। पार्टी इन मुद्दों को अभी से लोगों के बीच में उठाएगी ताकि चुनाव से पहले वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही लोगों तक पहुंचने के लिए पार्टी पश्चिम से पूर्व तक एक और यात्रा निकाल रही है। पार्टी 2019 की गलतियों से सबक लेते हुए 2024 के चुनाव पर फोकस कर रही है। पार्टी उन सीटों पर नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है जहां पर पिछले चुनाव में वो दूसरे नंबर पर थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी 196 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। इनमें 71 सीटों पर हार जीत का अंतर
15% वोट से भी कम का रहा था। आपको बता दें कि फिलहाल महाधिवेशन के जरिए कांग्रेस पार्टी यह संदेश देने में सफल रही कि सिर्फ वो चुनाव में भाजपा को सीधी चुनौती दे सकती है। विपक्षी दल भाजपा को शिकस्त देना चाहते हैं तो उन्हें उसके झंडे के तले इकट्ठा होना होगा। इसके साथ ही पार्टी ने तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटी पार्टियों को भी साफ कर दिया है कि इससे भाजपा और एनडीए को ही फायदा होगा। इस साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों में भाजपा से सीधा मुकाबला है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी सत्ता में है। रणनीतिकार मानते हैं कि विधानसभा का असर लोकसभा पर भी पड़ेगा। पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो विपक्ष में उसकी स्थिति मजबूत होगी। वहीं क्षेत्रीय दलों पर गठबंधन का दबाव बढ़ जाएगा। जिन क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है वहां चुनाव बाद गठबंधन हो सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों के साथ में गठबंधन के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपीए की तर्ज पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने का सुझाव दिया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ताकतों की एकता पार्टी के भविष्य की पहचान होगी। इसके लिए पार्टी कुछ राज्यों में छोटे भाई की भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें कि 2024 में कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और मोदी सरकार का कड़ा मुकाबला करेगी। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के तंज पर कांग्रेस पार्टी ने किया पलटवार। कहा उन्होंने केवल मल्लिकार्जुन खड़गे का ही अपमान नहीं किया बल्कि दलित समाज और वोटरों का भी किया अपमान। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सोमवार को कर्नाटक में कहा था कि राज्य से ताल्लुक रखने वाले प्रमुख विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपने महाधिवेशन के दौरान अपमान किया। उन्होंने कहा कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये देखकर दुखी था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सत्र के दौरान कैसा व्यवहार किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि मौसम गर्म था और वहां पर खड़े सभी लोगों को लग रहा था कि गर्मी स्वाभाविक है, लेकिन उस गर्मी में कांग्रेस प्रमुख और उम्र में वरिष्ठ मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए छाते की छाया का सौभाग्य नहीं मिला। छाते की छाया उनके बगल में खड़े किसी दूसरे व्यक्ति को थी। यह दिखाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ नाम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से उनके साथ में व्यवहार किया गया उसे देखकर हर कोई देख और समझ सकता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथों में है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। पार्टी ने पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर दलित समाज का अपमान करा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पीएम मोदी की पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी दलित समाज और वोटरों का अपमान है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केजरीवाल पेश करेंगे दिल्ली का बजट, संभाल सकते हैं वित्त और शिक्षा की जिम्मेदारी। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार में भी जल्द ही फेरबदल की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल इस बार दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो वित्त और शिक्षा मंत्रालय भी अपने पास रखेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के गुड गवर्नेंस से मोदी सरकार परेशान है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इसी बात की सजा मिल रही है कि वो इस मुहिम में अपने मुख्यमंत्री का पूरा साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही दिल्ली का बजट पेश करेंगे और शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अपने पास रखेंगे। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के बाद अब केसीआर की बेटी कविता को गिरफ्तार करेगी सीबीआई। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में बीजेपी ने किया बड़ा दावा। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर दिल्ली शराब घोटाले के मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं। अब बीजेपी नेता विवेक ने दावा किया है कि जल्द ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बीजेपी नेता विवेक ने दावा किया है कि भारत राष्ट्र समिति एमएलसी कविता ने आम आदमी पार्टी को पंजाब और गुजरात चुनाव में 150 करोड़ रुपए दिए थे। शराब घोटाले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। कविता को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले बीजेपी के नेता ने अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बताया। अगली बड़ी खबर, बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से दे डाली खुली चुनौती। बोले ज्ञान बांटने वालों को खुली चुनौती देता हूं, बहस कर लें, रामचरितमानस में कचरा है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कुछ महीने पहले रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेकर विवादित बयान दिया था। इसको लेकर लगातार वे अपने बयानों पर टिके रहे। मंगलवार को बिहार बजट सत्र के दूसरे दिन उन्होंने एक बार फिर रामचरितमानस पर ज्ञान बांटने वालों को कड़ी चुनौती दी। वो बहस करने के लिए भी तैयार हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस पर जो उन्होंने कहा वही सत्य है। ज्ञान बांटने
वालों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि वो बहस कर लें, रामचरितमानस में जो कचरा है उसको हटाया जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2 पंक्तियों पर ही उन्होंने अब तक सवाल उठाया था, अभी दर्जनों पंक्तियों पर सवाल उठाना बाकी है। शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में हैसियत तक की बात कर दी। चंद्रशेखर ने कहा कि किसी की हैसियत है तो विधानसभा में यह मुद्दा कोई उठाए, वो जवाब देंगे। रामचरितमानस में हजारों श्लोक हैं, दर्जनों में गड़बड़ी है, इन सबको हटाया जाए। जो आपत्तिजनक है उसको रेखांकित कर रहा हूं, जाति के नाम पर अपमानित करना बंद कीजिए। बता दें कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने, समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया था। और ये बड़ी खबर, चंद्रशेखर सिंह पर बौखला गए जेडीयू विधायक, बताया मानसिक रोगी, बोले शिक्षा मंत्री को दिक्कत है तो धर्म परिवर्तन कर लें। ये आपको बता दें कि जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर तल्ख तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के बयान का हम और सारे हिंदू खुलकर विरोध करते हैं, वो जातिवाद को रामचरितमानस में बांधना चाहते हैं, ये काफी शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। उनका कहना है कि मंत्री की चीप पॉलिटिक्स की मंशा स्पष्ट हो रही है, अगर उनको हिंदू धर्म से दिक्कत है तो वो धर्म परिवर्तन कर लें। जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने कहा कि अगर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर किसी और धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे होते तो आज इस सड़क पर चलने के लायक नहीं रहते। हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें सब कुछ बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन इसे हिंदुओं की मजबूरी ना समझें और मंत्री अपनी सीमा में रहें। जेडीयू विधायक ने शिक्षा मंत्री को मानसिक रोगी तक करार दिया। उन्होंने कहा कि उनको इलाज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनको शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, इसके बजाय अनाप शनाप बोल रहे हैं, अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि हिंदू धर्म के अलावा वो किसी और धर्म की बात करते तो उनका सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त कर दी जारी। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त सोमवार को जारी कर दी है। इसे पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों को होली के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। देश के 8 करोड़ किसानों के लिए 13वीं किस्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त के रूप में देश के 8 करोड़ अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन बन पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।